हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख रहे होंगे कि आज के डिस्कशन का टॉपिक क्या है। तो आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन हर उस कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है। तो आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण से परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। जैसे ये एक मिरर है, इसका एक सरफेस हमने सिल्वर कर रखा है। तो ऐसा जो मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या जो है वो इनफाइनाइट होती है। तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो हम एक रिलेशन जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। क्या होता है वो होता है F = R/2। अब क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो F जो होगी यानी कि फोकस दूरी इसकी वो भी इनफाइनाइट होगी। तो प्लेन मिरर की फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी इनफाइनाइट होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लेन मिरर के बारे में। ये पहला ये और दूसरा ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसके प्लेन मिरर के द्वारा जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये क्या होता है? पहला तो ये है कि इससे जो इमेज बनेगा यानी कि जो प्रतिबिंब इससे बनेगा, ये प्लेन मिरर है, इसको हम इधर बनाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये इसका जो इमेज बनेगा, पहला तो ये है कि वो जो इमेज होगा वो आभासी होगा। आभासी का मतलब होता है वर्चुअल। दूसरा ये है कि वो सीधा होगा। और तीसरा जो है वो है पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा इसको समझते हैं कि क्या होता है। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ओ ले लिया है, यहाँ पे इसका जो इमेज बनेगा, ये जैसे हम एक फिगर से लेते हैं, जैसे R हो गया, R हमने ले लिया R। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये हम ले लेते हैं कि X है। तो जो इसका इमेज बनेगा जो प्लेन मिरर है उसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट का मिरर, ये R का कुछ शेप इस तरीके का हो जाएगा। ये तो ये क्या हुआ, ये जो इमेज बन रहा है एक तो ये आभासी है, सीधा भी है, लेकिन पार्श्विक उल्टा है। देखिए इधर इस तरीके का था और लेकिन ये इमेज जो फॉर्मेशन हुआ तो ये उल्टा हो गया है। तो ये सेमी इन्वर्टेड है, टोटल इन्वर्टेड नहीं है, टोटली नहीं है, तो सेमी इन्वर्टेड है ये। अच्छा, ये इतनी बातें हो गई। चौथी जो बात है, इससे जो इमेज फॉर्म होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका इमेज बनेगा, तो उस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से जो दूरी होगी वो दूरी उस इमेज की प्लेन से दूरी के बराबर होगी। तो यानी कि जो प्रतिबिंब की मिरर से दूरी बराबर वस्तु की मिरर से दूरी, मिरर यानी दर्पण से दूरी।
तो ये क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, पांचवा क्या है, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु जिसका इमेज बन रहा है मिरर से, वस्तु का आकार। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हो गए, अभी और भी हैं। इसके आगे देखते हैं, जब साइज दोनों की सेम हो गई तो हम जानते हैं कि आवर्धन होता है। आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन इंग्लिश में। तो आवर्धन m, इसको m से डिनोट करते हैं, और ये डिफाइन होता है I/O, यानी कि जो इमेज जो बना है उसका जो आकार है अपान वस्तु का आकार जिसका इमेज बना है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ये दोनों जब सेम हो जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में जो आवर्धन होगा वो 1 के बराबर होगा। यहाँ से इसके आगे देखते हैं। ठीक है, पॉइंट 7 क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं जिसका इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट की प्लेन से जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि ये प्लेन मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम इस ऑब्जेक्ट की इस प्लेन मिरर से दूरी पता करना चाहते हैं कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, इससे इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे इस प्लेन पर। तो ये जो इसकी लेंथ होगी ये 90 डिग्री है एंगल। तो यही वस्तु की उस प्लेन से दूरी होगी। अगर हम ऐसे लेते हैं, ये मिरर है और ये वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हमें मेजर करना है, अगर हमने ऐसे ले लिया, ये 90 डिग्री नहीं है तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो हमेशा जो मेजरमेंट होगा डिस्टेंस का वहां से प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, जो अगला पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है विचलन। ठीक है, विचलन यानी डेविएशन, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। ये होता क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का जो एंगल होता है वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब प्लेन मिरर का केस हम लेते हैं तो इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे हम केवल 2 केस इसमें बनते हैं। जैसे एक तो हमने ले लिया कि जब समतल दर्पण एक ही हो तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये मिरर है, ये इसका नॉर्मल है। अब ये लाइट रे आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे कुछ एंगल आई है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फॉल्स होने के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बन रहा है ये हम इसको डिनोट कर रहे हैं आर से। तो हम जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आई जो एंगल बन रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, इस केस में डेविएशन एंगल को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रे है, इसको आगे बढ़ा देंगे डॉट डॉट से। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, इसका जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे से, यही है डेविएशन एंगल डेल्टा। ठीक है, तो इस केस में
डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो आती है 180 माइनस ऑफ ट्वाइस आई। ठीक है, इसको जरा नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये डेविएशन को फाइंड करने का जब एक ही प्लेन मिरर हो। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये आई है, ये भी आई हो जाएगा, तो ये ट्वाइस आई हो जाएगा। ये निकालेंगे, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, डेल्टा को फाइंड करना है, तो 180 माइनस ट्वाइस आई हो जाएगा, तो वहीं से आ रहा है। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यहाँ तो हमने सिंगल प्लेन मिरर लिया था। अब क्या करेंगे कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों, तब क्या होगा। इस केस में होगा ये कि एक प्लेन मिरर मैंने ये ले रखा है, ठीक है, ये है। दूसरा प्लेन मिरर क्या है, कुछ इस तरीके से है, जो इससे थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बाहर साइड से होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई रे इस तरीके से आएगी, इंसिडेंट रे है, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, यहां पे जाएगी और कुछ इस तरीके से चली जाएगी। यानी कि दो बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है। एक तो इस वाले मिरर से यहाँ से रे आई यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर ये यहाँ पे इंसिडेंट रे हो जा रही है इस मिरर के लिए, और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है और रे इस तरीके से चली जा रही है। तो यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस केस में क्या होगा, ये दोनों के बीच का एंगल ये है, तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा, इसके बराबर आएगा ये। अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल इस पर देखेंगे। तो न्यूमेरिकल ये है कि फार्मूला मैं अलग से लिख दे रहा हूं अभी। ये फिगर अभी बना रहेगा। तो फार्मूला क्या है, जो इसके लिए जो पहले के लिए फार्मूला है, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस ऑफ ट्वाइस आई। ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा जो है इसके लिए जो डेल्टा था वो 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको नोट करिए आप लोग। अब इसको न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल यह है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है। ठीक है, कोई एक प्रकाश की किरण है, एक समतल दर्पण दिया हुआ है, इस पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस किरण में विचलन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। विचलन यानी कि डेविएशन। तो देखिए है क्या, फिर से बनाते हैं समझाने के लिए आपको। ये कोई प्लेन मिरर है, आप क्वेश्चन से समझ रहे होंगे कि मिरर जो है वो एक ही है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब दिया हुआ है कि जो किरण है, प्रकाश की किरण है, वो समतल दर्पण पर 30 डिग्री के एंगल पर आपतित होती है। तो ये जो है एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूले में हमें क्या चाहिए, फार्मूले से हमें यहाँ पे आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमें पता चल जाए तो हम आराम से एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। तो ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 30, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो हमें डेविएशन एंगल फाइंड करना है। डेविएशन एंगल क्या होगा, अगर ये 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 60 ही होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, हमें यही फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये पूरा जो एंगल, यहाँ से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 180 माइनस ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 60 मिल गया है, यानी आई बराबर क्या है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 पुट करेंगे और यहाँ से 180 माइनस 120 डिग्री।
और यहाँ से मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो डेल्टा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 60 डिग्री। ये एक आसान सा न्यूमेरिकल था, इस पर बेस्ट ऐसे ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल ये है, दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से, ये पहले पर बेस्ड था, जो पहला फार्मूला था। अब जो न्यूमेरिकल दे रहे हैं वो दूसरे पर बेस्ड है। तो दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। दो हैं, दोनों एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए थीटा मिल गया है हमें, जिसकी हमें जरूरत होती है। तो हमारा काम तो हो चुका है, फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और भी है क्या। दोनों 60 डिग्री पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण, ठीक है, क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले दर्पण से परावर्तित होकर, ये पहला दर्पण है, इससे परावर्तित होता है, फिर दूसरे दर्पण से परावर्तित होता है। इस किरण में परिणामी विचलन कितना होगा? तो हमें यहाँ पे जैसे ये डेल्टा में फाइंड करना था, इस केस में जो डेल्टा की वैल्यू कैसे पता चल रही थी, तो हमें डेल्टा की जो वैल्यू थी ये यहाँ से, ये वाला एंगल यही था डेल्टा, जो क्वेश्चन 2 में ये दूसरा जो फार्मूला मैंने दिया है यही है। तो इसमें था एक तो ये हो जाएगा डेल्टा 1, यहाँ से ये डेल्टा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अब ये एक डेल्टा 2 ये हो जाएगा। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये डेल्टा के बराबर होगा। तो इसीलिए परिणामी विचलन कोण कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता चल गया कि दोनों जो है मिरर हैं जो वो 60 डिग्री पर झुके हुए हैं और 2 बार रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है इनके बीच में। तो हम आराम से ये फार्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस ट्वाइस थीटा में कितना मिल गया, थीटा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 और ये 360 माइनस ये हो जाएगा 120, माइनस करिए 0 4 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। ये हो गया डेविएशन एंगल। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो करना था हमें। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मुझे उम्मीद है। अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है कि अगर 2 प्लेन मिरर हैं, दोनों झुके हुए हैं किसी एंगल पर एक दूसरे से, तो उसके बीच में कोई हम अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर उसके कितने इमेज फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हम जो अगला टॉपिक है वो यही है कि कितने इमेज बनेंगे। तो हम देखते हैं, कुछ फार्मूले हैं उसको नोट करिए आप लोग। इसमें कुछ केसेस अलग अलग बनते हैं। है भाई, एक प्लेन मिरर ये है और ये दूसरा है और दोनों थीटा डिग्री पर झुके हुए हैं एक दूसरे से। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज, कोई हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज यहाँ पे बनेगा उसी को फाइंड करने का फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। तो होगा क्या कि m की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ इमेज, इसको n से डिनोट करते हैं, ये होगा 360 अपान थीटा। ठीक है, ये आएगा इंटीजर, क्योंकि काउंट करना है ना, नंबर ऑफ इमेज है तो ये इंटीजर आएगा, इंटीजर पूर्णांक होगा। इसमें 2 केस बनते हैं। केस जो 1 है, केस ए लेकर चल रहे हैं। अगर थीटा से कोई भी एंगल है, 360 को थीटा से हमने डिवाइड किया तो n की जो वैल्यू आई, अगर वो इवन आ रही है, ठीक है, इवन यानी सम, डिवाइड करने के बाद अगर n की वैल्यू सम आ रही है तो जो n की वैल्यू होगी फाइनल, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, वो होंगे 360 अपान थीटा माइनस 1। ये पहला केस है। जब ये इवन आएगा तो ये नंबर ऑफ इमेज होगा। केस 2 क्या है,
इसके लिए क्या है, अगर ये सम आ गया यानी इवन आ गया तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने का फॉर्मूला यही है आपका, ये हो जाएगा। केस बी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर n की वैल्यू यानी 360/θ अगर ये आ रही है ऑड यानी कि विषम, अगर ये विषम आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर अलग से दो केसेस बनेंगे। जो पहला केस बनेगा, पहला ये है, इसी फिगर से मैं बता रहा हूं। पहला क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जगह पर सिचुएटेड है जो इस एंगल को और इस एंगल को, ये दोनों एंगल बराबर हैं दोनों मिरर से, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से अगर इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है और जो दूसरा एंगल ये है, ये अगर पूरा एंगल थीटा था तो ये θ/2 और ये भी हो जाएगा θ/2। ऑब्जेक्ट O यहाँ पे है, तो इस केस में जो n की वैल्यू होगी फाइनल, ये होगी 360/θ -1, ठीक है। दूसरा केस क्या है, ये 1 था। दूसरा क्या है कि n तो ऑड है और इसी में दूसरे दो केसेस की मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल था, मतलब दोनों ये एंगल दोनों बराबर थे। अब क्या हो जाए, अब थोड़ा सा बदलना है। ये अगर बराबर ना हो, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब यहाँ से अगर इसको मिलाएं तो ये एंगल कुछ और बन रहा है और ये एंगल कुछ और बन रहा है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा बीटा बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो जो n फाइनल आएगा यानी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस टू मिरर्स, तो ये होगा 360/θ, बस इतना सा होगा, ठीक है। तो ये फार्मूले थे। क्या था कि पहले 360/θ निकालेंगे, वो इंटीजर है। अगर वो इवन आता है तो जो n फाइनल होगा वो ये हो जाएगा 360/θ -1 होगा। और अगर वो ऑड आता है तो इसमें दो केसेस अलग से बनते हैं। पहला क्या है कि अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल है तो उस केस में n फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो 360/θ -1 आएगी। और अगर वो एसिमेट्रिक है यानी एंटी सिमेट्रिक है, ये एंगल दूसरा है, ये एंगल कुछ और है, ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। अब इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसको मिटाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है। दो दर्पण है, मैंने जो अभी डिस्कस किया, एक मिरर ये है और ये दूसरा मिरर ये है। अब दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, इतना हमें पता चल गया है। अब क्या होगा, इस केस में एक बल्ब है जो यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, कहीं भी रख दिया गया है, ये बल्ब है। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, आपको 360/θ ये निकालना है, n की वैल्यू। तो हम देखते हैं क्या होता है। 360 थीटा की वैल्यू क्या है, 60 है, तो ये 60 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 6। ये क्या है, ये है इवन। तो अभी मैंने बताया कि अगर n की वैल्यू इवन आती है तो n फाइनल नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, n की जो वैल्यू आएगी वो 360, या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये होगी n-1 यानी कि 6 - 1 यानी 5 इमेज। तो ये 5 इमेज बनेंगे, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था जो क्लियर हो गया होगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को किस कोण पर रखना चाहिए। ये दोनों समतल दर्पण है, इसे किस एंगल पर रखेंगे ये हमें फाइंड करना है। हमें
कितने इमेज बन रहे हैं ये पता है, एन की वैल्यू पता है, तो इस केस में जो फार्मूला यूज होगा हमेशा 360/θ - 1। एन हमें दिया गया है 3, ठीक है, एन की जो वैल्यू है वो 3 दी गई है, तो क्या हो जाएगी 3 = 360/θ - 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 360/θ = 4, यानी थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 360/4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो होगा ये दूसरा मिरर, ये इस तरीके से नहीं, ये एकदम 90 डिग्री पे बनेगा, ये हमें पता चल गया है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो कहीं कोई ऑब्जेक्ट जो रखेंगे उसका इमेज 3 बनेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मिरर की ओर जा रही है या मिरर से दूर जा रही है, तो जो इमेज होगा वो किस तरीके से मूव करेगा, इसी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो क्या है, ये मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी मिरर से, वही डिस्टेंस अब जो इसका मिरर बनेगा, इमेज बनेगा वो सेम होगी। अगर ये x है तो ये भी x ही होगी। अब क्या हो रहा है, होता यह है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा है, वो अगर मूव कर रहा है मिरर की तरफ, ये मिरर है, तो जब वस्तु मिरर की ओर जा रही है तो जो उसका इमेज होगा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रही है तो उसका इमेज इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है, उल्टा। अगर ये इससे दूर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इमेज होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर/सेकेंड से या 5 सेंटीमीटर/सेकेंड की स्पीड से मिरर की तरफ मूव कर रही है, तो जो इमेज उसका होगा वो किस तरीके से मूव करेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी। केवल ऐसे अगर पूछेगा क्वेश्चन तो आप सीधा कर देंगे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर/सेकेंड है तो वो भी 5 सेंटीमीटर/सेकेंड ही होगा, अगर ये मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो वो भी मिरर की तरफ मूव करेगा, उसका जो इमेज होगा, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ मूव कर रहा है तो उसका जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से मूव करेगा, उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो वो ये होगी। अगर दोनों क्या हो रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो जो ये ऑब्जेक्ट है इधर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो उसका जो इमेज है इधर आ रहा है, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी वो u - -u, यानी कि ट्वाइस u हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज की जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो ट्वाइस u हो जाएगी। अगर इसको v से डिनोट करें तो ये v = ट्वाइस u, ये इमेज है, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ट्वाइस u हो जाएगी। अगर ये दूर जा रही है तो भी वही होगा, क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका जो इमेज होगा वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे u निकालेंगे, u की वैल्यू क्या होगी, u माइनस ऑफ, ये भी -u ही हो जाएगा, तो यहाँ भी ट्वाइस u ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे इमेज की स्पीड, तो वो ट्वाइस u आएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड से डबल। ये हो गया। एक चीज और बता दें, जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मिरर ही मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट से दूर। तो उस केस में जो इमेज की वेलोसिटी होगी, इमेज की स्पीड जो होगी, तो वो क्या होगी, प्रतिबिंब की चाल, वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की ओर वो आएगा। अगर ये इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट फिक्स है, इधर आएगा तो जो इमेज होगा वो भी इधर आएगा, तो क्या होगी, डबल होगी स्पीड दर्पण की चाल, ठीक है।
तो प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो डबल होगी दर्पण की चाल से। यहाँ पे मिरर का मूवमेंट दिखा रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट फिक्स है, मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, तो जो इमेज होगा उसकी जो स्पीड होगी वो डबल होगी दर्पण की स्पीड की। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक समतल दर्पण आपकी ओर, यानी कोई व्यक्ति है, उसकी ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है, समतल दर्पण आपकी ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये समतल दर्पण है, ये आप है। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इमेज है, इसकी हमें वेलोसिटी स्पीड क्या होगी ये हमें पता करना है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया कि जो इमेज की स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ इमेज, ये होगी डबल ऑफ स्पीड ऑफ मिरर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ मिरर क्या है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 और ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ इमेज हो जाएगी वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है जो पूछा जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन ये है, एक छोटी वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप वस्तु के पीछे दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा इसके प्रतिबिंब की ओर देखते हैं, तब आपकी आंख द्वारा फोकस की गई दूरी क्या होगी। क्वेश्चन क्या है कि एक मिरर है। अब क्या है कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है। तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो इस मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। ये आई है, इसको मैंने ओ से डिनोट कर दिया ऑब्जेक्ट को, और ये तो ये भी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या है कि जो ये पी है, पी की जो डिस्टेंस है इस मिरर से वो है 30 सेंटीमीटर। तो ये पूरी है 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। यदि आप वस्तु के पीछे दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु के पीछे बोल रहा है, यानी वस्तु यहाँ है और इसके पीछे, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर हो गया। अब पूछ रहा है कि जब तब आपकी आंख द्वारा फोकस की गई दूरी, इस इमेज को देखना है आपको यहाँ से, तो आप फोकस कहाँ करेंगे, यहाँ तक करेंगे। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता चल गया होगा कि ये 30 है और ये 10 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 40। तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि आंसर है आपका। दो तीन पॉइंट्स और हैं जो डिस्कस करने हैं, थोड़ा तेजी से डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि एक पर्सन है पी, अब इन्हें अपना इमेज देखना है एक प्लेन मिरर में। इनकी हाइट क्या है, इनकी हाइट है h, तो इन्हें अपनी पूरी इमेज देखनी है, पूरा h जो इनकी हाइट है वो पूरी इमेज आनी चाहिए। तो इन्हें कितनी हाइट का प्लेन मिरर लेना होगा, कम से कम वो कितनी हाइट का होना चाहिए। तो ये होता है, अगर h है ये, तो जो मिरर की हाइट होगी कम से कम वो आपको h/2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो पूछा जाता है। इस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे छोटे से, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे कि ये h/2 होती है। ठीक है, ये मिरर है और ये h है पूरा। अगर ये h है जो पर्सन की हाइट है, तो ये मिरर की जो हाइट होगी वो होगी h/2। इसको नोट कर लिया आपको। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करना है, वो है
ये कोई दीवार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है, और आप एक कमरा है उसमें खड़े हुए हैं और आपके पीछे एक दीवार है, और ये उसका जस्ट मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको इस जो ये मिरर है, तो मिरर की लंबाई ही हमें निकालनी है कि कितनी होनी चाहिए। अगर ये पीछे का जो दीवार है वो h हाइट का है, तो और आप यहाँ पे बीच में हैं, ठीक है, तो हमें जो मिरर की हाइट लेनी होगी जिससे कि ये पीछे की दीवार हमें यहाँ पे पूरी दिख जाए। तो जो मिरर की हाइट होगी वो होगी h/3। ये आप लोग नोट करेंगे। मिरर हाइट क्या हो जाएगी, h/3। अगर ये दीवार की हाइट h है तो इसकी हाइट h है, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। कंडीशन ये है कि ये जो आप हैं ये एकदम बीच में होने चाहिए। ये अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। अब क्या है कि दो पॉइंट्स और हैं जो डिस्कस करने हैं। एक है ये कि एक अगर मोटा सा मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर है, ये वाला सरफेस इसका सिल्वर्ड है, यहाँ से ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ऐसे आएगी और ये जानी चाहिए कहीं पे। एक मिनट, इसका ये डायरेक्शन है, यहाँ पे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, एक तो ये है, दूसरी क्या है, ये अंदर भी जा सकती है, ऐसे अंदर भी जाएगी और रिफ्लेक्ट भी होगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से बाहर निकलेगी ऐसे, फिर यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे जाएगी इधर, फिर यहाँ से फिर बाहर जाएगी। तो इस केस में ये जो इमेज बनेगा पहला, तो ये जो दूसरा वाला इमेज बनेगा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, ये 80% ये ब्राइटनेस है, तो ये सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर ये मिरर थोड़ा सा फाइनाइट लेंथ का है, मतलब थोड़ा सा मोटा है, पतला नहीं है, तो जो सेकंड इमेज बनेगा वो सबसे ज़्यादा चमकीला होगा। एक चीज़ और है कि अगर दो मिरर्स हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड हैं, ये इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये मिरर है, ये वाला साइड इसका सिल्वर्ड है, ठीक है। तो अगर कोई रे कहीं भी, चाहे यहाँ पे कहीं भी इंसिडेंट हो रही है, तो इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार होगा, इधर कहीं आएगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी हमें, तो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्शन यहाँ होगा इस पॉइंट पर और एक यहाँ होगा, तो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। तो इनके बीच का ये जो दोनों होंगी, एक इंसिडेंट और ये वाली, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी हमेशा। कहीं भी इंसिडेंट हो जाएगा रे, ये यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे होगा तब भी इस तरीके से मिलेगा, ये दोनों पैरेलल होंगी, यहाँ पे मिलेगा तब भी कुछ इस तरीके से, और ये पैरेलल होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, हम जो PDF लेक्चर का शेयर करते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके आप अपनी क्वेरीज वगैरह कुछ भी जो भी पूछना हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।